आज का टॉपिक प्रोजेक्ट मेथड। यानी ये प्रोजेक्ट मेथड भी आप इसको समझे कि ये बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से मिलता जुलता है। जिस तरह वो एक ग्रुप के अंदर मसले को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये भी प्रोजेक्ट इंडिविजुअली भी किया जा सकता है, यानी इनफरादी तौर पर भी और ग्रुप के अंदर भी। अब पहले तो जिस तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जॉन डेवी के नज़रिया पर बेस करता था। जॉन डेवी का नज़रिया जो अमलीयत है, यानी लर्निंग बाय डूइंग, कुछ करके जो है वो नॉलेज हासिल करना, इल्म हासिल करना, तो उसी पर प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बेस करता है और प्रोजेक्ट मेथड भी इसी पर बेस करता है। तो प्रोजेक्ट मेथड को जिसने स्टार्ट किया, डॉक्टर कैलपेट्रिक उसका नाम था। 1918 में उसने प्रोजेक्ट मेथड पर काम किया, शुरू किया इसको। और ये जॉन डेवी के नज़रिया फ़लसफ़ा जो तालीम था, एजुकेशन का, उसका जो फ़लसफ़ा है लर्निंग बाय डूइंग, उससे बहुत इम्प्रेस था। तो क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग को इसने प्रमोट किया और फिर इसने प्रोजेक्ट मेथड की जो डेफिनेशन है उसको इसने इस तरह से की कि कोई भी प्रोजेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव से फुलफिल होना चाहिए, यानी मकसद से भरपूर हो, और फिर उसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो पूरे इंटरेस्ट और शौक से उसमें काम करें, और फिर वो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी की नीड्स हो, कि माशरे की ज़रूरियात के मुताबिक होना चाहिए। तो मंसूबा या प्रोजेक्ट बामकसद हो, और ये एक ऐसी सरगर्मी या एक्टिविटी का नाम है जो नेचुरल इन्वायरमेंट में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, कि कुदरती माहौल में जो इसे सर अंजाम दिया जाए, वो ये प्रोजेक्ट मेथड की आप डेफिनेशन कह सकते हैं। अब जो प्रोजेक्ट मेथड है इसके कुछ असूल हैं कि मसला जो है, जिस तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के कुछ रूल्स थे कि मसला जो है वो स्टूडेंट्स की रियल लाइफ से, लर्नर्स की रियल लाइफ से लिया जाए, और फिर अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल नीड्स, यानी तालीमी ज़रूरियात के मुताबिक हो, और टाइम वेस्ट करने वाला ना हो, और फिर स्टूडेंट्स को इसके अंदर काम करने की आज़ादी होती है। तो मंसूबा जो, या इसको उर्दू में मंसूबा कहते हैं प्रोजेक्ट मेथड को। तो कोई भी मंसूबा जो होता है वो उसमें ये स्टूडेंट की जो पर्सनैलिटी है ना, उसको फोकस किया जाता है। आप इस मेथड को चाइल्ड सेंटर्ड कह सकते हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड कह सकते हैं। अच्छा, हम 10वां मेथड पढ़ रहे हैं, आपने गौर करना है इस बात पर कि कितने मेथड जो थे वो टीचर सेंटर्ड थे और कितने मेथड जो थे वो चाइल्ड सेंटर्ड थे। कल इंशाल्लाह आपसे पूछूंगी इसके बारे में। ठीक है, तो एक तो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के मुताबिक हो कोई भी प्रोजेक्ट जब ऑर्गेनाइज किया जाए, फिर उसके रियल लाइफ से लिया जाए, फिर इसमें टोटल जो इम्पोर्टेंस है वो स्टूडेंट को दी जाती है। अब प्रोजेक्ट जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट और इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट मेथड का टॉपिक है, उसके स्टेप्स हैं कि स्टेप्स इन अ प्रोजेक्ट मेथड। तो जाहिर है जो भी काम किया जाता है उसके कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपना एक साल का तालीमी सेशन ले लें, तो सबसे पहले उसमें सेशन में इनरोलमेंट होती है, फिर स्टूडेंट्स आते हैं, फिर सेशन का आगाज़ किया जाता है, लेक्चर सीरीज़ चलती है, पढ़ाने के बाद फिर वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे टेस्ट लिए जाते हैं, लास्ट पे फिर फाइनल असेसमेंट हो जाती है, सालाना इम्तिहान हो जाता है, और उसके बाद स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है वो डिजिट्स में बता दी जाती है। ठीक है, तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है। तो इसी तरह प्रोजेक्ट मेथड के भी कुछ स्टेप्स हैं, जिनमें सबसे पहले है प्रोविजन ऑफ सिचुएशन, यानी कि हालात के मुनासिब हो, मुताबिकत रखता हो हालात से, के और वक्त की मुनासबत से हो, कि उसमें कम अज कम वक्त के अंदर उसको कंप्लीट किया जा सके, बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए कि स्टूडेंट्स का जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट है वो ही ना रहे, और फिर स्टूडेंट जो हैं वो दिलचस्पी के साथ उसको सर अंजाम दें। और इसके बाद दूसरे नंबर पर है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी प्रोजेक्ट हो वो बामकसद होना चाहिए। ठीक है, उसके मकासद का तयन जो है वो पहले कर लिया जाए कि अगर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है तो बेसिकली इसका पर्पस क्या है। जैसे कि अभी आप देखें गवर्नमेंट ने डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए होते हैं, जैसे कि तामीरी कामों में देखें तो डिफरेंट एरियाज में रोड्स बन रहे होते हैं, तो उनका मकसद है शहरियों को जो है गांव और शहर का
رابطہ بحال کرنا، پھر شہریوں کو ٹریول کرنے میں آسانی ہو، اسی طرح یہ بیوہ اور عورتوں کے لیے اور غریب لوگوں کے لیے احساس پروگرام، بے زیر انکم سپورٹ پروگرام، یہ ڈیفرنٹ قسم کے جو پروجیکٹس ہیں یہ سٹارٹ کیے جاتے ہیں اور ان کے کچھ نہ کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں۔ اسی طرح تعلیم ایجوکیشن کے اندر بھی جب بھی اسٹوڈنٹس کوئی پروجیکٹ ان کو دیا جائے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تعین کرنا چاہیے کہ اگر ایک پیراگراف جو ہے اس کو ریڈنگ کے لیے دیا جا رہا ہے تو اس کا آبجیکٹیو کیا ہے کہ جی بچوں کی ریڈنگ سکلز جو ہے وہ امپروو ہو جائیں، بچوں کو پڑھنا آ جائے، مہارت حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کوئی بھی پروجیکٹ ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ مقصد ہو، بے مقصد جو پروجیکٹ ہوتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نیکسٹ ہے پلاننگ۔ یہ اوپر والے دونوں سٹیپس کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ سٹیپ ہے، اور بلکہ سب سے امپورٹنٹ سٹیپ یہی ہے کہ پلاننگ جو ہے وہ پروجیکٹ کی جائے۔ کوئی بھی کام ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے کلاس میں جا کے لیکچر ہی دینا ہے تو آپ کو اس کے لیے پہلے سے پلاننگ کرنی پڑے گی، لیسن کو پلان کرنا پڑے گا، اس کے بعد ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح پروجیکٹ کے لیے بھی پلاننگ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک تو گروپ کے اندر ہر پرسن کو اس کا ٹاسک اسائن کیا جائے کہ ایک ممبر ہے، فار ایگزامپل 5 ممبر ہیں گروپ میں، تو ہر ممبر نے کون سی ڈیوٹی پرفارم کرنی ہے، اور پھر اس کے علاوہ پروجیکٹ کو جب سٹارٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، اور پھر اسی طرح فردر کس طرح سے اس کو اختتامی مراحل تک پہنچانا ہے۔ جس طرح کہ ہم نے کل پرابلم سالونگ میتھڈ میں پڑھا کہ سب سے پہلے تو اس چیز کا احساس ہو کہ کوئی مسئلہ درپیش ہے اسے حل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سلیکشن آف دا پرابلم ہو گئی، پھر ڈیفائننگ آف دا پرابلم ہوگی، پھر اس سے ریلیٹڈ ڈیٹا کلیکشن ہوگی، تو وہ ایک پلاننگ تھی، ایک پورا مطلب سسٹمائز طریقے سے 1 بائی 1۔ اسی طرح پروجیکٹ میتھڈ کی بھی جو ہے وہ پلاننگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ فرسٹ سٹیپ کیا ہوگا، سیکنڈ کیا ہوگا، تھرڈ کیا ہوگا۔ جس طرح کہ آپ مثال لے لیں کہ آپ نے پیڈاگوجی کا جو ہے وہ FPSC کا اپنے پیپر دینا ہے، تو پھر آپ نے اس پہ پلاننگ کرنی ہے کہ آپ کس طرح سے تیاری کریں گی، کہاں سے ڈیٹا لیں گی، اور پہلے نمبر پہ آپ کون سی بک پڑھ رہے ہیں، دوسرے نمبر پر کون سی پڑھ رہے ہیں۔ یہ آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں ویسے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح پلاننگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کے بعد ہے ایگزیکیوشن، یعنی عمل درآمد، عملی شکل، جو بھی پروجیکٹ ہے اس کو عملی شکل دینا، ٹھیک ہے۔ اور پچھلا جو تھا نا پلاننگ، اس میں پھر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے مراحل پر مشتمل ہوگا پروجیکٹ۔ اس کی مثال آپ تھیسس کی بھی لے سکتے ہیں کہ جب تھیسس لکھنا ہوتا ہے تو اس کا بھی ایک خاکہ پہلے بنایا جاتا ہے جسے سائنوپسس کہا جاتا ہے کہ سائنوپسس بنایا جائے، تو اسی طرح پروجیکٹ کا بھی ایک سائنوپسس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ اس میں پہلے سے ہی ایسٹیمیٹ لگا لیا جائے کہ وقت کتنا درکار ہوگا، مٹیریل کون سا لگے گا، اور پھر اس کے علاوہ اگر کہیں فیلڈ وزٹ کرنے ہیں تو کہاں کہاں کرنا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پلاننگ کا حصہ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد منصوبے کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنا، عملی شکل دینا، تو اس میں یعنی کہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں بیسیکلی وہ خود آبزرویشن کر کے یا ایکسپیرینس کر کے جب سیکھتے ہیں تو انہیں یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے، اور اس سے پھر جو وہ نالج گیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ڈیوریبل ہوتا ہے یعنی دیر پا ہوتا ہے، اور پھر یہ ڈائریکٹ لرننگ ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ اس سے زیادہ ان کی اچھی جو ایبلٹیز ہوتی ہیں وہ زیادہ اچھا ورک کر رہی ہوتی ہیں۔ اور لیکن اس امپلیمنٹ میں ایک ٹیچر کا بھی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کو مسلسل جو ہے وہ سپروائز کرے اور ساتھ میں ساتھ گائیڈ کرے، ٹھیک ہے۔ اور پھر سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے ہی اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ایویلیویشن۔ جب امپلیمنٹیشن یا ایگزیکیوٹ ہو گیا اس کے بعد ایویلیویشن کیا جائے کہ جب کام مکمل ہو جاتا ہے تو اس کا جائزہ لیا جائے کہ آخر اس پر تنقیدی نظر یا کریٹیکل جو ہے اسے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے کہ کام جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ بہترین ہوا ہے، اس کی ویلیو اور ورتھ کیا ہے، اور پھر اسٹوڈنٹس نے اسے کیا سیکھا، اور کون سی ان کی صلاحیتیں ہیں جو ہیں وہ اس کے اندر نکھری ہیں، اور کہاں مزید جو ہے وہ بہتری کی ضرورت ہے، یا پھر اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو اس کو کس طرح سے جو ہے وہ کور کیا جا سکتا ہے۔ پھر اگر پروجیکٹ جو ہے وہ انڈیویجولی ہو تو ایک ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو انفرادی طور پر جو ہے وہ توجہ دے رہا ہوتا ہے اور اس کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ ایویلیویشن جو ہے اس کا پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے۔
लास्ट पर फिर जो आखिरी स्टेप होता है वो रिकॉर्डिंग का होता है कि जितने भी प्रोजेक्ट मेथड के अंदर स्टेप्स होते हैं उनमें फिर उसका रिकॉर्ड रखा जाए। ठीक है, अगर इंडिविजुअली या ग्रुप में जो भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसका रिकॉर्ड रखा जाए, यानी प्लानिंग का, डिस्कशन का, असाइनमेंट ड्यूटीज का, फिर क्रिटिसिज्म, वट एवर जो कुछ भी उसके अंदर मौजूद है, टीचर ने क्या गाइड किया, किस स्टेप पर किया, इस हर चीज का जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये लास्ट स्टेप था प्रोजेक्ट मेथड का। ठीक है, इसके अलावा प्रोजेक्ट मेथड की डेफिनेटली मेरिट्स मौजूद हैं बहुत ज़्यादा। जिस तरह हर मेथड की खूबियां हैं, प्रोजेक्ट मेथड की भी खूबियां हैं। मैंने आपको पहले बताया कि प्रोजेक्ट मेथड हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से मिलता जुलता है, लर्निंग बाय डूइंग पे बेस करता है। स्टूडेंट्स जो हैं वो डायरेक्ट लर्निंग कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट मेथड में। साइंस सब्जेक्ट में ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है, जैसे स्टूडेंट को डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, मॉडल बनाने को कहा जाता है, फिर फील्ड विजिट करवाए जाते हैं। तो इसमें जो इसकी सबसे पहली खसूसियत है, खूबी है कि बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल के नफ्सियाती जो असूल हैं उनके मुताबिक ये और जो है तरतीब दिया जाता है। और स्टूडेंट्स जो हैं उनके इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए कि उनका रुझान किस तरफ है, उसी तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनको असाइन किए जाते हैं और उनका लर्निंग का जो लेवल है उसको इंक्रीज़ किया जाता है। फिर इससे इनका जो सोशल एनवायरनमेंट है वो भी इंक्रीज़ होता है स्टूडेंट्स का। दूसरी इसकी खूबी यह है कि ये चाइल्ड सेंटर्ड है। अब चाइल्ड सेंटर्ड मेथड वो मेथड होता है जिसमें टोटल जो फोकस है वो स्टूडेंट को किया जाता है, टीचर को नहीं। स्टूडेंट आज़ादाना वर्क करते हैं, उन पर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होता, बल्कि वो आज़ादी के साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर आता है जब वो आज़ादी के साथ वर्क करते हैं और फिर अपनी मर्जी का प्रोजेक्ट चूज़ करते हैं और टीचर सिर्फ सुपरवाइज कर रहा होता है। ठीक है, और फिर वो दिलो जान से जो है वो अपना काम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है फुलफिल द नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। अच्छा, ये भी प्रोजेक्ट मेथड की खूबी है कि अगर इंडिविजुअली कोई प्रोजेक्ट असाइन कर दिया जाता है तो फिर हर स्टूडेंट जो है वो अपना बेस्ट देता है और अपनी तमाम तर जो उसकी सलाहियतें हैं उनको ब्रोए कर लाता है और इस तरह उनकी जो नीड्स हैं वो पूरी हो जाती हैं, वो हर तरह से लर्निंग कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रोमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग के तनकीदी नुक्ता नज़र जो है वो भी उनके अंदर डेवलप होता है कि जब प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं तो लास्ट पर एक तनकीदी निगाह डालते हैं कि कहीं कोई कमी बेशी ना रह गई हो या कोई खामी ना, लूप होल जो भी हो, वो उनको देखने के का जो एक रवैया है वो भी प्रमोट होता है प्रोजेक्ट मेथड के ज़रिए। फिर लिंक्स बॉडी एंड माइंड कि ये इसकी बहुत अहम इसकी खूबी है कि प्रोजेक्ट मेथड के अंदर जैसे लर्निंग बाय डूइंग हो रही होती है कि कुछ करके सीखा जा रहा है, तो बॉडी और माइंड जो है वो एक साथ वर्क कर रहे होते हैं कि दिमाग भी हाजिर होता है और हाथ भी काम कर रहे होते हैं, तो ये दोनों का कनेक्शन जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। फिर लिंक्स विद रियल लाइफ सिचुएशन कि हकीकी ज़िंदगी के साथ जो है हकीकी ज़िंदगी के साथ जो है वो जोड़ता है स्टूडेंट्स को, और क्योंकि मसाइल उनकी रियल लाइफ से लिए गए होते हैं तो इस वजह से रियल लाइफ के जो भी मसाइल हैं रोज़मर्रा के उनके साथ ये प्रोजेक्ट मेथड उनको जोड़ता है। प्रोमोट्स सोशल डेवलपमेंट, यानी कि एक स्टूडेंट्स का या लर्नर का जो सोशल सर्कल होता है वो भी वसी हो जाता है जब ग्रुप में वो वर्क कर रहे होते हैं या फिर डिफरेंट किस्म के एरियाज में जाके विजिट कर रहे होते हैं तो लोगों से मिल रहे होते हैं, फील्ड में जाते हैं तो लोगों से मिलते हैं, तो इस तरह उनका जो सोशल सर्कल है और उनका जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं, तो इस तरह वो इसमें बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग एट ओन पैस, यानी अपनी रफ्तार के मुताबिक काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि हर देखें डिफरेंट किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं, कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट है, कोई स्लो लर्नर है, कोई एवरेज है, तो हर जो एक जो है वो अपनी रफ्तार के मुताबिक काम कर रहा होता है। अगर ग्रुप में भी काम कर रहे हैं तो उनको डिफरेंट किस्म की ड्यूटीज़ जो हैं वो असाइन की गई हैं और वो अपनी परफॉर्म कर रहे होते हैं अपनी स्पीड के मुताबिक, और अगर इंडिविजुअली कर रहे हैं तो फिर भी वो अपनी रफ्तार के मुताबिक काम कर रहे हैं, तो ये भी इसकी खूबी है। फिर डेमोक्रेटिक मेथड है, यानी सबकी राय को देखा जाता है, उसके मुताबिक फिर जो है वो प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ा जाता है, सबके साथ जो है वो सबके ख्याल रखा जाता है और हर एक बंदा जो है वो इंडिविजुअली सतह पर अपना काम कर रहा होता है।